नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है प्राइम एज लर्निंग के पहले पॉडकास्ट में। और आज हम कोई सिलेबस या किताबी बातें नहीं करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो ये आपको समझनी है, हम बात करेंगे ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में हो रही जंग में। और हम बात करने वाले ये केवल एक जंग है या फिर दुनिया के महाविनाश की शुरुआत। हम बात करेंगे ये विश्व युद्ध 3 की शुरुआत है क्या। हम बात करेंगे हॉर्मुज जल संधि और जो तेल सप्लाई पर क्या रुकावट होने वाली है और भारत पर क्या असर होने वाला है। हम बात करने वाले हैं कि भारत पर इस युद्ध का क्या असर रहने वाला है। और इस विशेष बातचीत में हमारे साथ हैं अमय सर। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर ने बताया यहाँ पे कि हम लोग कुछ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। सर, जब भी कोई टॉपिक ट्रेंडिंग होता है बिल्कुल, तो एग्जाम में आने के भी चांसेस रहते हैं, प्लस एक नागरिक होने के नाते, एक वर्ल्ड सिटीजन होने के नाते हमें भी पता होना चाहिए कि इस दुनिया में चल क्या रहा है। बिल्कुल। आप सभी अमय सर को यूट्यूब पर क्लासों के माध्यम से देखते हैं। आप राजनीति विज्ञान और इंटरनेशनल रिलेशन में बहुत रुचि रखते हैं और बहुत ज़्यादा जो है समझ है। सर, मेरा एक बेसिक सा सवाल शुरुआत में, ये दर्शक देख रहे हैं और मैं खुद जानना ये चाहता हूँ कि जो ईरान और इजराइल हमेशा जो है एक तरह से फ्रंट में नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब जो है शैडो वॉर की तरह आ गए, सामने आ गए, जो डायरेक्ट वॉर में आ गए। हमेशा शैडो वॉर में रहने वाले लोग डायरेक्ट वॉर में, इसका मूल कारण क्या है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपने सबसे पहला सवाल ही बहुत अच्छा पूछा है कि अभी तक जो ईरान और इजराइल हमेशा से दुश्मन बने रहे हैं, वो ईरान और इजराइल अब आमने सामने एकदम फ्रंट वॉर में कैसे आ गए। हाँ। तो इसकी शुरुआत 2026 में वैसे नहीं हुई, 2025 में हो गई थी। आपने पिछले साल ही 2025 में देखा होगा कि यूएस की मदद से इजराइल ने काफ़ी सारे यूरेनियम एनरिच्ड जो ठिकाने थे उनके ऊपर बॉम्बार्डमेंट किया था, उनके ऊपर हमला किया था। हालांकि ईरान बोल रहा था कि हमारे जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं हुई है, और ईरान तो ये मानता भी नहीं है कि हम लोग न्यूक्लियर बम एनरिच कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम बना रहे हैं। तो ईरान ये सिर्फ मानता नहीं है। पर इजराइल कहता है कि आपने न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश की है और आप काफ़ी करीब हैं, तो हम आपको बनाने नहीं देंगे। इससे पहले, इस फ्रंट टू फ्रंट वॉर से पहले प्रॉक्सी वॉर हुआ करती थी, शैडो वॉर्स हुआ करती थी। शैडो वॉर होती थी 3 लोगों की तरफ से। किस किस की तरफ से? हिजबुल्ला था, हाउदी, जिसे कि हिंदी में अगर आप कहें तो हूथी भी कहते हैं। बिल्कुल सर, हूथी भी कह सकते हैं। और एक नाम जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा पिछले 3 साल के अंदर, हमास। हालांकि नाम पहले से आप सुन रहे हैं, पर हमास का नाम काफी चर्चा में रहता है। हाँ, जैसे ही क्या कहते हैं, वो इजराइल और गाजा के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया था, तो हमास का नाम काफ़ी ज़्यादा पूरी दुनिया ने सुना है सर। बिल्कुल। तो ये प्रॉक्सी और शैडो वॉर्स चल रही थी। अब हमेशा ये कहा जाता है कि पानी सर से ऊपर निकल जाए तो हाथ पांव मारना जरूरी हो जाता है। तो ईरान के सामने वही इजराइल अपने हाथ पांव मार रहा है, जो कि अब पूरा वर्ल्ड देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। सर, एक अभी आपने प्रॉक्सी वॉर की बात की, तो एक शब्द जो है चर्चा में रहा है और मैंने कई बार सुना है, न्यूज़ चैनल पे देखा है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या है? बिल्कुल, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अभी जो 3 नाम हम लोगों ने लिए थे, 3 नाम कौन कौन से? तीनों नाम एच से हैं, आपको याद करने में भी आसान हो जाएगा। ट्रिपल एच, आपने WWE का रेसलर है वो बिल्कुल, ट्रिपल एच जो रेसलर है उससे आपको याद रह जाएगा। एच से हमास भी होगा, हरकतल मुक़ावमा अल इस्लामिया उसका फुल फॉर्म है। हिजबुल्ला हो जाएगा और हूथीस हो जाएंगे। हूथी जो है वो यमन के थ्रू काम करते हैं, हिजबुल्ला लेबनान में है, और हमास जो है वो पैलेस्टीन में काम करता है, और उनको फंडिंग जो करता है वो ईरान करता है। ईरान एक तरह से शैडो प्रॉक्सी वॉर करता है, छुप के वॉर करता है, ताकि इजराइल को परेशान किया जा सके। इसी को क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस किस चीज़ को लेके? 2 चीज़ें हैं, धार्मिक रेजिस्टेंस भी है और 2 देशों के बीच में भी, जो एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बिल्कुल सर, ये इजराइल और ईरान का अगर पुराना देखे तो बहुत अच्छे दोस्त थे, आज इतने बड़े दुश्मन बनकर खेल रहे हैं युद्ध के तौर पे। बिल्कुल, पूरी दुनिया हिला रखी है, पूरी दुनिया को ऐसे दहला रखा है सर। बिल्कुल, सबसे मतलब ये आम दुनिया में भी देखने को मिलता है कि एक टाइम पे अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त रहा हो तो वो बाद में जब दुश्मन बनते हैं ना, तो बड़े खतरनाक दुश्मन बनते हैं। ये बात अपना मारड़ कहते हैं, वो बढ़िया जगह दोस्त हुए नहीं, वो हमेशा बड़ो यूं खतरनाक दुश्मन बने। बिल्कुल सर, एक और सवाल ये रहता है कि ये युद्ध हाल में तो खाड़ी देशों का हो या अमेरिका, इजराइल, ईरान का हो, लेकिन क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत मानी जा सकती है इससे?
बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही ट्रेंडिंग प्रश्न भी है, और हमारे व्यूअर्स के दिमाग में भी ये कई बार आया भी होगा। आता है सर ये। बिल्कुल, न्यूज़ चैनल्स हैं, अखबार हैं, या फिर काफ़ी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। सर एक चीज़ और है, जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी ना, जी तो सर। भी उसको वर्ल्ड वॉर कहा नहीं गया था। कहा नहीं गया। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुई तब भी चलती वर्ल्ड वॉर को सेकंड वर्ल्ड वॉर नहीं कहा गया था। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर पूरी हो गई तब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर को सेकंड वर्ल्ड वॉर कहा गया था। अब थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है, जब तक वॉर चलेगी तब तक उसे थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं कहा जाएगा। जब वॉर खत्म हो जाएगी और बाद में लोग जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो उसे वर्ल्ड वॉर कहा जा सकता है। पर फिर भी अभी के लिए आज के समय जो सिचुएशन है उसे वर्ल्ड वॉर नहीं कह सकते, क्योंकि इससे ज्यादा पार्टीज इन्वॉल्व थी रशिया और यूक्रेन की वॉर के अंदर। इससे ज्यादा अपफ्रंट ये दो पार्टीज जो रशिया और यूक्रेन है उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे, उसे भी हम लोग अभी के लिए वर्ल्ड वॉर नहीं कहते हैं। इनको हम लोग काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट कह के संबोधित करते हैं। जो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक जो भाषा है, इसे ना वॉर कहा जा रहा है ना ऑपरेशन कहा जा रहा है, वॉर कोई नहीं कह रहा है। जैसे इजराइल ने भी अपनी तरफ से जो ऑपरेशन किया उसे कहा रोर ऑफ द हैरियर कहा। ऐसे सर एक दो शायद मैंने सुना है कि ऑपरेशन भी चलाए गए। बिल्कुल, कुछ जो है अमेरिका और इजराइल के संयुक्त थे, कुछ जो है इजराइल के डायरेक्ट तौर पे थे, जैसे एपिक फ्यूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑपरेशन जाव था, उसके माध्यम से जो है वहाँ के ईरान के सर्वोच्च जो नेता है उनकी हत्या की गई है। बिल्कुल। तो ऐसे जो है, और सबसे बड़ी बात सर ये घूम के आ जाती है कि अगर इस प्रकार के युद्ध कहीं पर भी हो रहे हैं तो भारत पर जो है किस प्रकार का असर रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आपने दो नाम लिए, एक नाम लिया हमने, तीन चीजें आपको याद रहनी चाहिए। 28 फरवरी 2026 को जब पहली बार अमेरिका ने अपनी तरफ से पहला कदम उठाया था तब उसको कहा गया था एपिक फ्यूरी, जो कि आपने बताया। एपिक फ्यूरी नाम सबसे फेमस है। इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक वाला ऑपरेशन अपनाया गया है उसका नाम रखा गया है रोर ऑफ द हैरियर। और तीसरा जो जवाबी कार्रवाई हो रही है ईरान की तरफ से उसको कहा जा रहा है द ट्रू प्रॉमिस 4। ट्रू प्रॉमिस मतलब ईरान ने अपनी तरफ से प्रॉमिस किया था अपनी जनता को, दुनिया से नहीं, अपनी जनता से प्रॉमिस किया था कि अगर हमारे साथ में कुछ होता है, हमारी जनता के साथ में खिलवाड़ होता है तो हम बदला जरूर लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूं। मैं कौन? यहाँ पे ईरान प्रॉमिस कर रहा है अपनी जनता को। तो ये ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4th फेज यहाँ पे चल रहा है, और ये तीन नाम आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। बिल्कुल, ये चर्चा के विषय भी है सर। बिल्कुल। तो ये भारत पर किस प्रकार का असर, मेरा ये सवाल रहेगा और जानने भी चाहेंगे सब लोग। बिल्कुल, भारत के ऊपर दो तीन तरीके का असर रहेगा। अभी एकदम इमीडिएट क्या असर पड़ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तात्कालिक जो प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में बताता हूँ। तात्कालिक प्रभाव में एक स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, हरमूज का जल डमरू मध्य, वहाँ से भारत जो है वो बहुत सारा पेट्रोल लेता है। पेट्रोलियम कहेंगे उसे, पेट्रोल नहीं कहेंगे, क्योंकि पेट्रोल ही आगे जाके पेट्रोल, डीजल और अन्य जो उत्पाद हैं उसमें बदल जाता है। तो पेट्रोलियम हम लोग बहुत ज़्यादा लेते हैं। कितना ज़्यादा लेते हैं? भारत अपने उपयोग का कुल 85% तो इम्पोर्ट करता है, उसका आयात करता है, जिसमें भी 50% लगभग 50% के आसपास हम लोग सिर्फ उसी एरिया से, जो हरमूज का जल डमरू मध्य है, वहीं से पेट्रोल का आयात करते हैं। ये भारत 50% अपना वहां से लेकर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बड़ी एक जो है मात्रा है, बहुत बड़ी मात्रा है। और अभी के लिए तो थोड़ा सा हम लोग सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि थोड़ा हम लोग रशिया से भी ले सकते हैं। दूसरा, हमारे पास में स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी हैं। बिल्कुल सर। हम लोगों ने 6 जगह अपने बहुत बड़े बड़े टैंकर बना रखे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने पेट्रोलियम कोच के भर रखा है। बहुत एकदम हमारे पास में 25-30 दिन चलने लायक। और अगर आर्मी को या फिर डिफेंस फोर्सेस को चाहिए तो 3 महीने तक भी हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। इतना हमारे पास में ईंधन पेट्रोलियम है। बट अब पहली चीज, एक तो हमारा आयात यहाँ पे बाधित हो रहा है। दूसरी चीज, आयात बाधित तो हो रहा है, प्लस पेट्रोलियम के प्राइजेस भी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाले हैं। बहुत ज्यादा माना जा सकता है कि इस पे भारत पर, जैसे ईरान ने कहा है कि भारत के जो जहाज लेकर आ रहे हैं, टैंकर लेकर आ रहे हैं, उन पर कोई प्रकार का प्रतिबंध जो है हम नहीं लगाने वाले। बिल्कुल, भारत के जहाजों को लेके हुआ है, ये भारत की अपनी कूटनीति है। पर जब एरिया ही पूरा डिस्टर्ब्ड है तो उससे थोड़ी तो दिक्कत हमें भी आ रही है। और हो सकता है ईरान अपनी तरफ से कुछ ना करे, थोड़ा सा पागल यूएसए भी है, और यूएसए उतना फ्रेंडली आज के टाइम में पिछले 1-1.25 साल से है नहीं। तो क्या होगा वो हम लोग पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ज्योतिष है नहीं हम लोग। पर अभी के लिए जो चल रहा है, 30% पेट्रोल जो है 2 दिन के अंदर बढ़ गया पर बैरल। अब $93 पर बैरल जो है
ब्रेंट क्रूड ऑयल वहां तक पहुंच गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है, जो कि 80 के करीब, 75 से 80 के करीब चल रहा था। चल रहा है सर। 30% महंगा हो चुका है। क्या बात। पेट्रोल के महंगा होने से, आपको पता ही है, पेट्रोलियम के महंगा होने से हमें हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास में जो सब्जी भी पहुंच रही है वो भी किसी ट्रक में लद के, किसी ट्रेन में लद के फिर आप तक पहुंच रही है। तो जब आवाजाही महंगी हो जाएगी तो सब्जियां भी, कमोडिटीज़ भी महंगी हो सब महंगी जाएगी। होगी सर। दूसरी चीज़ें ये है कि जो पूरे विश्व का आयात निर्यात है, पूरा पूरा ट्रेड जो है, वो भी यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। क्योंकि पूरा एक गलियारा, जो दो मेन गलियारे हैं, एक तो आपका ये हरमुज का जलडमरू मध्य और दूसरा सुएज कैनाल। तो चलो सुएज कैनाल और रेड सी से होते हुए तो आ जाएंगे। ऊपर से जो आने वाला है अरेबियन पेनिनसुला का जो जलडमरू मध्य है हरमुज का, वहाँ से तो यहाँ पे पूरी तरीके से चोक कर दिया है। और ईरान के पास में पहले से ही, ईरान से हमेशा से थोड़ा बहुत जो इजराइल या फिर यूएस से डरता था, हाँ। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले डरता क्या था, थोड़ी सी सावधानी बरतता था। वो इसीलिए बरतता था क्योंकि हरमुज स्ट्रेट जो है वो चोक कर सकता है। बिल्कुल। मात्र 35 किलोमीटर का पैसेज है। बिल्कुल। तो हाँ, 35 किलोमीटर का है। और बाकी इधर जो उत्तर में देखा जाए तो ईरान है, वापस दक्षिण में जो है यूएई और ओमान, दो देश है। लेकिन वहां पर ईरान का ऐसा कब्जा या बहुत ज्यादा है। सर एक और सवाल, अगर भारत के असर पर देखते हैं तो 90 लाख से अधिक जो है भारतीय लोग, मजदूर है, इंजीनियर है, वो खाड़ी देशों में काम करते हैं। बिल्कुल। तो उनको लाने में भारत किस प्रकार, कैसे रणनीति कर रहा है? बिल्कुल। अभी देखिए, भारत के काफ़ी सारे, इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो आपकी साउथ एशिया है पूरा का पूरा, इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान हुआ, भारत हुआ, बांग्लादेश हुआ, श्रीलंका हुआ, या फिर बाकी और भी देश हैं आसपास, नेपाल वगैरह हुए, यहाँ से काफ़ी सारे लोग खाड़ी देशों के अंदर जाते हैं। खाड़ी देश कौन कौन से हुए? यमन, ओमान, यूएई, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, ये सारे के सारे देश हुए, यहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं। छोटे मोटे नहीं हैं, हज़ारों में नहीं है, 90 लाख से ज़्यादा है। 90 लाख का मतलब है कि अगर मैं फ्लाइट्स लेके जाऊं और उन्हें वापस लाने का काम चालू करूं तो मुझे करीब करीब 1.5 साल का टाइम लग जाएगा। बिल्कुल सर। तो 1.5 साल तक तो ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो भारत क्या कर रहा है? भारत कूटनीतिक तरीके से इन सारे देशों के साथ में जुड़ा हुआ है। जुड़ा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि ईरान ने अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अंदर साफ साफ कह दिया था कि यूएसए के ऊपर तो मैं डायरेक्ट हमला कर नहीं सकता, पर यूएसए के सैन्य ठिकाने जो कि अबू धाबी के अंदर है, जो कि दुबई के अंदर है, जो कि सऊदी अरब में है, कतर में है, कुवैत में है, इन सब ठिकानों पे मैं हमला कर सकता हूं। और उसने कर भी दिया। अब थोड़ा सा भारत को ये भी देखना है, भारत ने अपनी अपनी एम्बेसीज के थ्रू ये कहलावा भिजवा दिया है कि आप सभी लोग जो हैं अपने घर के अंदर रहे, वर्क फ्रॉम होम कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। और वहाँ की सरकारों से भी ये विनती की है कि आप हमारे जो भी नागरिक हैं उन्हें कम से कम आप सुरक्षित रखने के अंदर हमें जो जो चाहिए, और जो लोग वापस आना चाह रहे हैं उनको वापस बुलाने के लिए भी हमने कवायद जो है वो शुरू कर दी है। बिल्कुल सर। जैसा आपने बताया सर कि यूएई है, वहाँ पर कतर है, वहाँ पर जो ईरान हमला कर रहा है, तो ये खाड़ी देशों के मध्य और ईरान का ये आपस में जो मुस्लिम देश होते हुए किस प्रकार का युद्ध है, उनकी लड़ाइयाँ चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को भी नहीं पता है। काफ़ी सारे लोग जो हैं मुस्लिम जो धर्म है उसको एक ही दृष्टिकोण से देखते हैं, हालांकि देखना भी चाहिए, पर अंदर ही अंदर हर धर्म के अंदर जैसे कहीं जाति व्यवस्था होती है तो कहीं स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं, ठीक वैसे ही मुसलमानों के अंदर शिया और सुन्नी नाम के दो मेजर सेक्ट हैं। ये दो मेजर जो भाग हैं, तो ईरान जो है वो शिया सेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और सऊदी अरेबिया को माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे मक्का मदीना है, इस कारण से भी हो सकता है, तो उसे माना जाता है कि जो सुन्नी मुसलमान हैं वो जो है वो सऊदी के नेतृत्व में अपना काम करते हैं। देश नहीं, जितने भी मुसलमान हैं वो। हालांकि काफ़ी ज़्यादा एलिजेंस रहती है सऊदी के साथ में। अभी बीच में पाकिस्तान कभी कभी टर्की भी थोड़ा सा खलीफा बनने की कोशिश करता है, पर मोटा मोटी चूंकि मक्का मदीना सऊदी के अंदर है तो वहाँ पे ये जो टसल है, सऊदी और सऊदी के जितने भी अलाइज हैं और ईरान के जितने भी अलाइज हैं वो आपस में लगभग दुश्मन रहते हैं। यूएई को आप मान सकते हैं कि वो थोड़ा सा क्या कहते हैं आपको बफर जोन देता है। बफर जोन इसलिए देता है क्योंकि उसे बस कमाने से मतलब है। वो एक ट्रेड सेंटर बना हुआ है पूरी दुनिया का। वो चाहता है कि पूरी दुनिया हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे और हम जो है दुनिया को सर्विसेज देते रहें। बस इतना काम यूएई का। यूएई थोड़ा सा कुशन देता है, बफर जोन देता है इन दोनों देशों को। तो उतना ज़्यादा प्रेम है नहीं। हालांकि अब्राहम अकॉर्ड जो कि यूएसए ने ही करवाया था, अब्राहम अकॉर्ड, और फिर उसके बाद में चाइना के भी नेतृत्व में ईरान ने जो है अलग अलग देशों के साथ में, खाड़ी देशों के साथ में थोड़े से मित्रतापूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की थी। पर
इजराइल और यूएसए को ये लगता है मुझे पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उनके तो जो वो जो चाहत है उसके अगेंस्ट जाती है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये जो है एक ऐसा भी सवाल मैंने देखा था कि ये जैसे खाड़ी देशों को अपने आप देखे तो वो धर्म या पैसे, जैसे अगर यूएई को देखे तो पैसे पर काम कर रहा है, वो ज़्यादा धर्म को इतना नहीं है, लेकिन सभी धर्म को एक समान देखता है। वापस ईरान की तरफ आते हैं तो वो धर्म को ज़्यादा महत्व देता है। तो ये एक युद्ध धर्म और पैसे का भी माना जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी चीज़ कही। थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, थोड़ा हो सकता है कुछ लोग अगर इसे सही दृष्टिकोण से ना देखें तो वो गलत समझ सकते हैं, पर हम आपको बता दें कि अब जो दुनिया है ना ये दुनिया जो है ये बहुत ज़्यादा कई स्तर तक अब पैसों के ऊपर टिकी हुई है, ट्रेड के ऊपर टिकी हुई है। सबको चाहिए कि हम वित्तीय रूप से हम लोग स्वावलंबी हो जाएं, हमें किसी के ऊपर निर्भरता ना रहे। इनफैक्ट आज के टाइम में जो अमेरिका का भी डंका बजता है वो इसलिए नहीं बजता है कि अमेरिकन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं या बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं, पावरफुल हैं, बॉडी की बात कर रहे हैं, शरीर की बात कर रहे हैं, शारीरिक संरचना में बहुत ज़्यादा मजबूत है, ऐसा नहीं है। उनके पास में पैसा बहुत है, पैसा बहुत है। पैसा बहुत होने के कारण उनके पास में डिफेंस पावर हो जाती है, उनका डॉलर जो है वो मजबूत हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो बहुत अच्छा सर ने सवाल पूछा है कि आपस में पैसा या धर्म, तो देखिए धर्म तो है, ईरान के लिए आज के टाइम में धर्म है। आज के टाइम में कब से? 1979 के बाद से अगर हम लोग बात करें तो अभी जो अयतुल्ला खमेनी हैं, हाँ, अली खमेनी हैं, उनसे पहले खोमेनी थे और उससे पहले जो है वो शाह राज किया करते थे। तो इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ही चालू हुआ था, इस्लामिक मूवमेंट ही चालू हुआ था। और थोड़ा सा यहाँ पे धर्म का एंगल भी है जो हम लोगों ने शुरुआत में बताया था, इजराइल और ईरान के बीच में। वो जो शिया मुसलमान हैं वो इजराइल को पसंद नहीं करते हैं। इजराइल के ज्यूज जो हैं वो मानते हैं कि इराक के पास में अगर न्यूक्लियर बम आ जाता है या थोड़ा भी वो शक्तिशाली हो जाता है तो सबसे पहले मुझे नष्ट करेगा, मुझे यहाँ पे नुकसान पहुँचाएगा। बिल्कुल सर। तो ये एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से पैसा जहाँ बढ़ रहा है, कुछ जगह धर्म है, तो ये युद्ध माना जा सकता है। लेकिन इन सब के बीच में सर एक मेजर सवाल मेरा ये है कि भारत के इंटरनेशनल रिलेशन या भारत की कूटनीति अभी कैसी हैं या कैसी होनी चाहिए, या आज के युवा कैसी अपेक्षा करता है, या अभी जो चल रही है वो ठीक चल रही है? भारत अपने अन्य देशों के साथ जो है रिश्ते बहुत अच्छे से जो है बना कर रख रहा है। बिल्कुल, अच्छे से बना के चल रहा है या बुरे से बना के चल रहा है ये तो परिणाम के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। पर अभी के लिए भारत जो है वो हमेशा से कहूँ तो मतलब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, तो मैं 1947 के बाद की ही बात करूँगा क्योंकि उससे पहले ब्रिटिश डोमिनेशन चल रहा था। 1947 के बाद से हम लोग नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया था। नॉन अलाइन मूवमेंट में अगर आपको बताऊं तो एक टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी, एक साइड में यूएसए था, दूसरे साइड में यूएसएसआर था, जो कि आज के टाइम में रशिया और उसके जो 15 विघटित देश हैं वो हुआ करते थे। भारत से जब पूछा गया कि आप यूएसएसआर की साइड में हो या यूएसए की साइड में हो, भारत में नेहरू जी ने साफ साफ कह दिया हम नॉन अलाइंड हैं, हम किसी की तरफ झुकाव नहीं रखेंगे। भारत आज भी वही मानता है। भारत का ईरान से भी बहुत अच्छा रिश्ता है और इजराइल से तो कितना अच्छा रिश्ता है वो हमारे व्यूअर्स भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो कुल मिला के सर हम ये कह सकते हैं, एक जो सवाल है ये आता है, अंतिम बात है, अगर मैं रैपिड फायर के तौर पे आपसे एक सवाल करूं कि हॉर्मुज संधि जो है अगर बंद कर दी जाए तो आपका एक लाइन में आंसर क्या रहेगा भारत पर असर? चोकिंग इफेक्ट होगा। भारत का एक तरह से यूं समझ लीजिए कि किसी ने गला दबाना शुरू कर दिया है। हालांकि हम उसके अल्टरनेटिव्स ढूंढेंगे, उसके विकल्प ढूंढेंगे, पर एक बार के लिए तो चोकिंग इफेक्ट होगा। हमारे यहाँ पे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यही बात तो आप सभी ने आज हमारे जो एक विशेष विषय है और इसकी मांग भी थी कि ईरान, इजराइल और अमेरिका ये देश तो कूद पड़े सर इसमें, और बाकी देश जो है अभी खुलकर जो है, भले आप यूएई को देखे भले किसी और को देखे, वो इतने खुलकर सामने नहीं आ रहे। अभी फ्रंट में जो है 3 देश हैं। इसका क्या कारण है, जबकि उन पर हमला हुआ है, कतर पे हुआ है, ओमान पे हुआ है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कि हमने शुरुआत में बात कर ली कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस में ईरान ने अबू धाबी पे मिसाइल दाग दी है, उसके अलावा दुबई पे मिसाइल दाग दी है, सऊदी में काफ़ी सारी मिसाइलें गिरी है, कतर के अंदर मिसाइलें गिरी है। उसके बाद में भी रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये कि वॉर में जब भी कोई कंट्री जाता है, युद्ध में जब भी कोई देश जाता है, तो उसे पैसों का और अपने यहाँ पे अर्थव्यवस्था के साथ में राजनीतिक व्यवस्था का भी नुकसान होता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति वॉर पे नहीं जाना चाहता है। और दूसरा ये कि अमेरिकी सैन्य ठिकानों पे हो रहा है तो थोड़ा मुंह ताक रहे हैं अमेरिका की तरफ। हालांकि अमेरिका जो है वो हमेशा सबसे पहले साथ छोड़ के भागता है। साथ, बिल्कुल। पहला देश जो आपका साथ छोड़ के भागेगा वो अमेरिका है। एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों यहाँ पे आपको
एग्जाम्पल उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। अमेरिका सबसे पहले साथ छोड़ के भागता है, तो अमेरिका ने यहाँ पे अभी तक अपने मुंह से बोल के आश्वासन भी नहीं दिया है इन खाड़ी देशों को कि तुम्हारे ऊपर जो ईरान बम गिरा रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, उन मिसाइलों से मैं तुम्हें बचाऊंगा। खैर, अमेरिका क्या बचाएगा? अमेरिका के थार्ड सिस्टम को या फिर इसराइल के आयरन डोम को, इनको तो वैसे ही क्या कहते हैं, अपने स्प्रे जो शहीद जो ड्रोन है उनके थ्रू वैसे ही नुकसान पहुंचा रहा है, तो खुद को ही बचाने में लगे हुए हैं। हालांकि इजराइल और अमेरिका साथ में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट फिर भी ईरान अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है। अगर थोड़ी सी हालात ख़राब होते हैं तो हो सकता है कि खाड़ी देश खुद से भी अपनी तरफ से भी कोई एक्शन लें। कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि खाड़ी देश मुंह खोल के खुद से चला के ट्रंप के सामने ये विनती करें, रिक्वेस्ट करें कि हमें बचाओ। ये चीज़ ट्रंप मुझे लग रहा है कि चाह रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इगोइस्टिक पर्सन वो सेकंड टर्म के अंदर दिखा है। हाँ। ये ट्रंप जो आपको पीछे दिख रहा है हमारे यहाँ पे नेतन्याहू के पास में, ये इस बार जो सेकंड टर्म के अंदर दिखा है, मुझे लगता है कि सबसे खराब शासकों में से एक है यूएसए का। और यूएसए का अगर शासक खराब हो तो ये पूरी दुनिया को हिलाता है। पूरी दुनिया के लिए भी खराब है सर। बिल्कुल। युद्ध चाहे कहीं भी हो, बिल्कुल, लेकिन नुकसान है उसको हर देश को झेलने पड़ते हैं। हर देश। आपका क्या मानना है इस पर? बिल्कुल, हर देश को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि भारत को ही सिर्फ नुकसान हो रहा हो। आपको जानकारी होगी कि चाइना भी जो है अपने काफ़ी सारे ईंधन को, अपने काफ़ी सारे पेट्रोलियम को इंपोर्ट ही करता है, और वो इंपोर्ट करने के लिए उसके लिए भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हर्मुज का जल डमरू मध्य अगर बहुत ज़्यादा दिन तक अगर बंद रहता है तो हम तो फिर भी रशिया से खरीद रहे हैं। और हम दूसरा, क्योंकि हम इंडियन ओशन के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग प्रशांत महासागर साइड नहीं है, तो हम लोग कोई और दूसरा रास्ता निकाल भी सकते हैं। पर चाइना के पास में एक प्रॉब्लम है, या तो वो अगर पूर्व में जाए तो पूरा प्रशांत महासागर पार करना पड़ेगा, और वहाँ पे भी पार करने के पास बाद में मिलेगा कौन? आखिर अमेरिका ही मिलेगा। तो अंततोगत्वा चाइना को थोड़ी ज़्यादा परेशानी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि चाइना भी यहाँ पे इंटरफेयर करेगा अगर ये थोड़ा सा लंबा चलता है तो। वरना भारत तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, और भारत कभी भी इंटरफेयर करता नहीं है। हमने ना रशिया यूक्रेन के अंदर इंटरफेयर किया था। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, और यूक्रेन तो उस टाइम में हमारा अच्छा दोस्त था भी नहीं, उतनी ज़्यादा बातचीत हमारी नहीं होती थी। दुश्मन भी नहीं था, बहुत ही न्यूट्रल हमारे साथ में रिलेशन रहा करते थे। हमने उसके अंदर जब कुछ नहीं बोला तो इजराइल ईरान के बीच में हम लोग फिर वैसे भी कुछ नहीं बोलने वाले। पर हाँ, हम अपनी तरफ से जरूर कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ ढूंढेंगे जो कि इसका तोड़ निकाल ले। अभी जो ये काइनेटिक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इसका तोड़ निकाल ले। देखते हैं क्या तोड़ निकालता है भारत। अभी से भविष्यवाणी करना कुछ ठीक नहीं होगा, पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रशिया से आने वाला जो तेल है वो अब क्या कहते हैं बढ़ जाएगा। और उसके अलावा अगर ये थोड़ा सा लंबा चलता है ये कॉन्फ्लिक्ट, तो हम लोगों को अपने स्ट्रेटजिक रिजर्व यूज़ करने पड़ सकते हैं। एकदम से अचानक से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर दिक्कत आना स्वाभाविक है। बिल्कुल सर, ये सबका यही रहता है कि युद्ध नुकसान सभी देशों को पहुंचाता है। आज का अपना विषय मुझे लगता है आप सभी को समझ आ गया होगा। सर ने पूरी कोशिश की आप सभी को समझाने का। हमारा उद्देश्य यही है कि आप तक जो है बहुत सारे ऐसे कारण कथन तथ्य रहते हैं कि सर इसमें क्या कारण है, तो हमने कोशिश की है कि पहले पॉडकास्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो जंग चल रही है उसमें भारत को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है, या फिर वहाँ की जो भी जल संधि है, वहाँ से तेल जो है अपना निर्यात आयात जो भी सामग्री हो रही है उस पर जो है बहुत सारे देश जो है उन पर फर्क पड़ता है। तो ये कोशिश थी, आप सबका जो है प्यार बना रहे, स्नेह बना रहे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं बच्चों से एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ। जी सर। बच्चे कमेंट करके बताएंगे दो चीज़ें। इनफैक्ट पहली चीज़ आपको कमेंट करके ये बतानी है कि क्या भारत ईरान को कुछ आयात करता है? इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता है तो। ये सही है सर, एकदम मैंने भी ये नहीं पूछा। मतलब ये सवाल आप बच्चों को अब जवाब है कमेंट में जरूर देना है। बिल्कुल, इसको हम लोगों ने बचा के रखा है। क्या भारत भी ईरान को कुछ आयात करता है? और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आयात करता है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए इसके बारे में। और दूसरी चीज़ ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके पीछे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर और भी बहुत सारे पहलू हैं। अगर आपको इजराइल, ईरान और यूएसए वाली कॉन्फ्लिक्ट के अंदर और भी कोई चीज़ चाहिए तो ये पॉडकास्ट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। कोशिश रहेगी हमारी कि सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं, अगर और भी कोई टॉपिक है, आपको अगर टॉपिक चाहिए तो उसके ऊपर हम लोग ऐसे पॉडकास्ट लाते रहेंगे जो कि एक हमारे ऑर्डिनरी टीचिंग जैसा नहीं होगा बल्कि एक डिस्कशन जैसा होगा जो अभी हम लोगों ने किया। बातचीत में काफी सारे मुद्दे सर जो है निकल कर आते हैं। टीचिंग में इतने मुद्दे मुझे नहीं लगता निकल कर आते सामने। बिल्कुल, अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है कि ये जो हमने नई पहल शुरू की है इसे आप आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने के लिए पहला टारगेट आपका ये रहेगा कि कम से कम आपको अपने जान पहचान के 10 लोगों तक इस वीडियो
वीडियो को पहुंचाना है। और शुरुआत में अभी पहला पॉडकास्ट है तो हम लोग चाहेंगे कि करीब करीब 60 लाइक्स जो है आप इस वीडियो के ऊपर जरूर लेके आएँ। आपको टारगेट दे दिया है सर ने, और कोशिश रहेगी, ऐसे बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जो हम पैनल पर समझा नहीं सकते, लेकिन एक सामान्य बातचीत में हम आपको समझा सकते हैं। ये हमारी कोशिश थी और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब जो है प्यार देने वाले सर इस कोशिश को। बिल्कुल। तो आप सभी का सर, और कुछ आपको कहना है? नहीं, बस अब कवर करते हैं, बच्चों का भी टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही पॉडकास्ट के अंदर। अगर आपको अपने मन का पॉडकास्ट चाहिए तो आप कमेंट के अंदर बताएं कि इस चीज़ के ऊपर पॉडकास्ट लेके आएँ, इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन लेके आएँ, वरना हम अपने मन से तो लेके आने ही वाले हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू।